Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of November 2022। तो गाइस आज है तारीख 8 नवंबर 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है खयारी सतम पीक को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स
वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माउंटेन खयारी सत्तम के बारे में, ठीक है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये जो माउंटेन है खयारी सत्तम, ये कहाँ पर स्थित है और न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए आप यहाँ पे जैसे देख रहे थे, हिंदू का ये आर्टिकल है, मिसिंग अरुणाचल माउंटेनर्स। जो उम्मीद किया जा रहा है, फैमिली वाले डर रहे हैं कि कहीं चाइना के जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, वो कहीं तो नहीं इन लोगों को पकड़ के ले गया है। तो यहाँ देखिए, ये जो आपका माउंटेनर है, ये एवरेस्ट क्लाइंबर है जिनका नाम है तापी मरा, और इनके जो असिस्टेंट थे नीकू दाओ, वो लगभग 2-3 महीने से जो है ना लापता है, और इन्हें अब पता नहीं चल रहा है कि वो डेथ है या उनको अलाइव है, पकड़ के जो पीएलए की जो चाइनीज़ आर्मी है वो रख चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पार्टिकुलर खयाली सत्तम जो आपका माउंटेन रेंज है, ये एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत नज़दीक है, और बेसिकली जो चाइना की तिब्बत रीजन है, और आप बोल सकते हैं जो हमारी अरुणाचल प्रदेश का जो एक तरीके से क्षेत्र है, वहाँ पे जो है बेसिकली ये पार्टिकुलर आपको माउंटेन प्रेजेंट है। तो इस पार्टिकुलर में अगर आप वीडियो में हम बात करते हैं कि देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश का ये हाईएस्ट स्नो कैप एक्सपीडिशन है। अगर आपको यहाँ पे ट्रैकिंग करना है तो ये अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट स्नो कैप एक तरीके से पीक है, ठीक है। और ऐसा मेंबर का कहना है कि कहीं ये चाइनीज तो इसे अपनी कैप्टिविटी में तो नहीं रखा हो, ठीक है। अगर इस पार्टिकुलर माउंटेन की बात कीजिएगा आप, तो इसकी हाइट लगभग 6900 मीटर के आसपास बताई जा रही है, और ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है। हम आपको आगे मैप के थ्रू बताएंगे कि ये कामेंग रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश के पहले जो काम रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बॉडी है ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये एक नॉन, ऑप्शन नंबर ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मुईन शमसी और आज मैं बात करूंगा गुरपूरब की। गुरपूरब
ये शब्द आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, अखबारों में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, टीवी और रेडियो पर भी सुनाई देता है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है गुरपूरब। तो इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये असल में गुरपूरब दो शब्दों से बना है, गुर और पूरब, और ये दोनों ही शब्द कुछ और थे और कुछ और हो गए। गुरपूरब से पहले ये टर्म गुरुपूरब था। गुरुपूरब चल रहा था लास्ट ईयर तक, और अब तो गुरपूरब भी खूब सुनने में आ रहा है। गुरुपूरब भी ठीक नहीं है, असल में होना चाहिए गुरु, र के साथ छोटा उ की मात्रा, गुरु। और पूरब जो है वो अंग्रेजी से आया। अंग्रेजी बोलने वाले और अंग्रेजी में सोचने वाले कुछ हिंदुस्तानियों की देन है। तो ये जो गुरुपूरब है ये असल में गुरु पर्व है। गुरु पर्व यानी गुरु जी का पर्व। गुरु जी कौन? गुरु जी यानी गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी का जन्मोत्सव होता है कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कि गुरु नानक जयंती। इसे गुरु नानक जी का प्रकाशोत्सव भी कहते हैं। तो यही गुरु पर्व है, यानी गुरु जी का पर्व। पर्व यानी जश्न, यानी कि त्योहार। तो ये गुरु पर्व ही बिगड़कर गुरु पूरब और गुरपूरब हो गया है। अब बोलने वालों की मर्जी है, कुछ भी बोलें कुछ भी कहें, लेकिन जानकारी सबको होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस टर्म को अपने चैनल पर बताऊं। तो अब आपको मालूम हो गया कि सही टर्म है गुरु पर्व। आप लोग अब गुरु पर्व ही बोला करें और लिखा करें, गुरु पूरब न कहें और गुरपूरब भी नहीं। असल में अंग्रेजी में GURU और फिर पर्व PARV लिखा जाता था और अभी भी लिखा जाता है। पर्व को कई बार परब लिख दिया गया, PARAB, परब। और फिर वो कुछ अंग्रेजी दां लोगों ने परब शब्द को अंग्रेजी में PURAB लिखना शुरू कर दिया। बस वहीं से बिगाड़ आया और शब्द बिगड़ गया, पूरब बन गया। जो भी हो, ये गुरु पर्व है, गुरु पर्व। तो आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, भगवान हर जगह तो हो नहीं सकता, इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजता है, अपने नुमाइंदों को भेजता है कि मेरा मैसेज पूरी दुनिया में फैला दो। भगवान एक है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्यार से रहो, प्यार बढ़ाओ, नफरत की कोई जगह नहीं। इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी नहीं रखा है। एक दिन बहुत दुखी हो जाओगे, इसलिए उस परमेश्वर से जुड़ जाओ, सबकी मदद करो। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहे हैं, आते रहेंगे, जन्म हमेशा होता रहेगा। तो ऐसे ही भगवान के दूत की आज हम बात करेंगे। मैसेंजर ऑफ गॉड गुरु नानक जी या गुरु नानक देव, सिखिज्म के फाउंडर, सिखों के पहले गुरु और पूरी दुनिया के पहले गुरु, सत्य गुरु, मतलब सिखों में तो सत्य गुरु गुरु नानक जी, गुरु नानक देव की आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम सारे सिखों के गुरु को देखेंगे और ये पहले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। @e कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर लेक्चर की PDF मिल जाएगी और आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया है। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, कोर्स अवेल करिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। तो ये 10 गुरु हैं सिखों के। जी हाँ, सिखिज्म को किसने फाउंड किया था? गुरु नानक देव, गुरु नानक जी। उसके बाद फिर मैं गुरु अंगद जी की भी बायोग्राफी कवर करूंगा, गुरु अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर जी, और फिर फिलोसफर, पोएट, वॉरियर गुरु गोविंद सिंह जी की भी हम बायोग्राफी को कवर करेंगे। जी हाँ, स्टार्ट करेंगे गुरु नानक देव से। इनका जो जन्म था वो 29 नवंबर 1469 में हुआ था। तालबंडी में हुआ था, प्रेजेंट इन ननकाना साहिब बोला जाता है। अब इनके माता जी का नाम था माता तृप्ता और पिताजी का नाम था मेहता कालू। खत्री परिवार से थे, मर्चेंट्स थे। इनके पिताजी जो थे वो पटवारी थे। चाहते थे गुरु नानक देव बहुत ही अच्छे ओहदे पे जाए, लेकिन गुरु नानक जी के तो लक्ष्य कुछ और था। वो तो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ में। तो आज का सबसे पहला आर्टिकल के बारे में आपको कल ही पता चल गया होगा। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कल से ही लगातार पब्लिश हो रहे हैं। देखो हुआ क्या था ना, जो EWS कोटा है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटा को लेकर एक पर्टिकुलर इशू की सुनवाई कल होनी थी और ये कल हो चुकी है। दैट इज़ वाई आज आर्टिकल यहाँ पर ये प्रेजेंट है। क्या बात की जा रही है? देखो जो EWS कोटा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन है ना, आरक्षण जिसको हम लोग बोलते हैं, उस रिजर्वेशन के अंदर EWS कोटा जो है ना, ये एक नया
एरिया आप कह सकते हो कि इंक्लूड किया गया था साल 2019 में। इसका बैकग्राउंड क्या है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा है इसको 2019 में लेकर आया गया है ना, एक अमेंडमेंट के माध्यम से। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि इसके आने के बाद में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर इससे डिसअग्री भी करते हैं। उनका कहना होता है कि जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा है ये कहीं ना कहीं एक जो लिमिट है हमारी 50% के रिजर्वेशन की उसको ब्रीच कर देता है, उसको तोड़ देता है। और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज अलग अलग जगह से आ रहे थे इस पर्टिकुलर कोटा को लेकर। तो हुआ क्या, इसकी एक सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ना फाइनली आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर्टिकुलर केस को देखा। 5 जज की बेंच थी जो कि यहाँ पर इस केस को देख रही थी। लेकिन हुआ क्या, इसमें से जो वर्डिक्ट निकल कर आया है, जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उस फैसले के अंदर 3:2 का जो स्प्लिट वर्डिक्ट है वो नजर आया। 3:2 का मतलब जो 3 जजेस हैं वो तो यहाँ पर इस EWS कोटा के समर्थन में रहे, सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है जो EWS कोटा है वो सही है। और 2 जजेस यहाँ पर वो थे जो कि यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज से डिसएग्री कर गए। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर मेजोरिटी, जब हम लोग बात करते हैं हमारे देश में रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन अलग अलग सेक्शंस को दिया गया है। वैसे जो रिजर्वेशन है ना वो सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए लेकर आया गया था। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, ध्यान रखना 2 वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। तो इस बेसिस पर यहाँ पर रिजर्वेशन किस किस को दिया गया, ओबीसी को दिया गया, उसके बाद में यहाँ पर एससी को दिया गया, उसके बाद में यहाँ पर एसटी को दिया गया। तो ओबीसी को यहाँ पर 27% का रिजर्वेशन मिल जाता है और एससी को यहाँ पर मिल जाता है 15% का रिजर्वेशन और एसटी को मिल जाता है 7.5% का रिजर्वेशन। तो ओवरऑल अगर हम लोग टोटल करें तो आप कह सकते हो 49.5 यानी अप्रोक्स 50% के आसपास ऑलरेडी ये रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दे दिया गया था। किस किस कम्युनिटी को, ये मैंने आपको दिखा दिया, ओबीसी, एससी, एसटी 27%, 15% और 7.5%। तो बेसिकली यहाँ पर ये ओवरऑल 50% का रिजर्वेशन इनके लिए रख दिया गया था। और इसी चीज को लेकर एक केस भी हुआ था, एक जजमेंट आया था इंदिरा साहनी जजमेंट, ये आपको पता होगा। उस इंदिरा साहनी जजमेंट में ये बात बोल दी गई थी कि जो रिजर्वेशन होगा ना उसकी जो एक लिमिट होगी, जो एक सीलिंग होगी ना वो 50% होगी। आप किसी भी एरिया में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और वो 50%
এই আমার টিভি আসবে তো বুঝলি, তাই ফোন আসতে পারে। যদি ফোন আসে ফোন ধরে ঠিকানা বলবি, হ্যাঁ যে নাম্বারে ফোন আসুক ধরবি। আর যদি আমাকে চাই বলবি, মানে অন্য কেউ বন্ধু বান্ধব ফোন করে বলবি ও একটু ফোনটা ফেলে বাইরে গেছে, বাজারে চলে গেছে, এখনই চলে আসে, একটু পরে ওকে আসলে ফোন করতে বলবি। ফোনে না থাকলে তাহলে, হ্যাঁ খেয়াল রাখবে।